Guys, any doubts? Last lecture notes? Last lecture, perhaps I gave you some questions of window to IIT JEE. ठीक है, आपने डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा। तो एक उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। जिस टाइप से मैं सोल्यूशन बना रहा हूं ना यहाँ पर, आपको नोट्स में उसी स्टाइल से लिखना है, और बेटर कर लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, व्हाट इज द गिवन कंपाउंड? CH3 CH, सबके जितने भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, सब प्रॉपर मैनर में लिखो। इससे क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली में कितनी हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनकी अभी रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसका ट्रीटमेंट वो Cl2H से कराता है। और पूछता क्या है आपको? आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। एक्चुअली में उसको चाहिए जो वो ये है, नंबर ऑफ मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। और इसमें साथ में कई बार वो लिखेगा, वरना ऑल अगर बोलेगा तो आपको ये चीज काउंट भी करनी है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इससे पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, बट वो केवल स्ट्रक्चरल था। नाउ वी हैव टू कंसीडर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आल्सो, ऑफ कोर्स नंबर विल इंक्रीज। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग करते थे, देखिए, RH से RCl बनाना है। एक्चुअली हो क्या रहा है, H हट करके Cl आ रहा है। सो जस्ट गेट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ H अवेलेबल इन द कंपाउंड, उतने ही आपको आंसर मिल जाएंगे, बट वो स्ट्रक्चरल होंगे। तो हमें क्या बोलना है? जस्ट फाइंड different types of H atoms. Just find different types of H atoms in the compound. तो देखो, ये CH3 है, ये भी उसी के जैसा है, तो केवल एक काउंट होगा। उसके बाद ये CH डिफरेंट है, ये काउंट होगा। उसके बाद ये CH2 डिफरेंट है, ये काउंट होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो CH3 इज डिफरेंट, ऐसा कोई दूसरा CH3 नहीं है बेटा। इसके बगल में CH2 है, इसके बगल में CH था, तो ये काउंट होगा। तो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन एटम्स यहाँ कितने आए? 4। इसका मतलब है आपको 4 स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट बेटा इधर? लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। एक बनेगा Cl CH2 CH CH3 CH2 CH3, दैट इज 1। फिर दूसरे टाइप का H हटा दो, तो उसका आंसर ये बन जाएगा। फिर तीसरे टाइप का, फिर चौथे टाइप। ये तो ये 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। पहले तो आप इनको कॉपी कर लो जो भी लिखा हुआ है, फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं इस पे।
പോവുകയില്ല ഇവിടെ. गाइस अब आप देखो, स्टीरियो के लिए यहाँ पर केवल ये चेक करना होता है कि इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या। तो इस पूरे सिस्टम में कोई बता सकता है बेटा, इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या कहीं पर? नो सर। ध्यान से देखो बेटा, Yes, हर sir. एक कार्बन को ध्यान से देखो कि क्या Second कोई carbon. 4 ग्रुप्स तुमको अलग अलग लग, हर एक कार्बन को चेक करो. सेकेंड कार्बन. यस, दिस कार्बन इज कायरल, ऑब्वियस. तो जो कायरल होगा उसके साथ इनेंशियोमर भी एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ पर एक नहीं 2 काउंट करेंगे और ये पेयर के फॉर्म में होंगे. क्या यहाँ पर कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? नो सर. तो यहाँ लिखूंगा नो कायरल. इसमें कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? यस यस सर। सर. तो इसका मतलब यहाँ भी तुम्हें लिखना पड़ेगा इनेंशियोमर. ये भी मेरे लिए पेयर के फॉर्म में होगा. यहाँ पर कोई कायरल दिख रहा है? नो. नो कायरल. तो इसका मतलब है कि टोटल आपके कितने आइसोमर्स हो गए? 2 1 2 1. टोटल 6 हो गए. और इस 6 में कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे बताओ? सर 4। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, केवल इसको 1 बोलेंगे और इसे 1 2 बोल देते हैं. बट याद रखना, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनेंशियोमर भी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. सो यू राइट 4 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब इसमें खास बात ये है कि अगर इसको तुम फिजिकल मैथड्स में ले जाते हो, सेपरेशन के फिजिकल मैथड्स में, ध्यान से देखना, याद है ना, डिस्टिलेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, फिजिकल मैथड्स में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, मेल्टिंग, तो ये इनेंशियोमर्स सेपरेट नहीं होते हैं. याद है ना, इनेंशियोमर्स के लिए स्पेशल मेथड यूज करते हैं. कैन Resolution. नेम द रेजोल्यूशन. तो इसका मतलब ये सेपरेट नहीं होंगे. तो आपको 4 कंटेनर्स में यहाँ पर सेपरेशन होगा. एक में पेयर होगा, एक में पेयर होगा, एक में सिंगल और एक में सिंगल. ये एक्टिव एक्टिव वाले दोनों में रहेंगे. ओवरऑल मिक्सचर इनएक्टिव होगा. यहाँ पर इस तरह से 4 कंटेनर्स में आपको, और ये 4 एक्चुअली में स्ट्रक्चरल हैं, जबकि जब 6 बोला था तो इसमें वो स्टीरियो भी काउंट कर रहा था. तो ये भी आप देख लेना. देन चेक द क्वेश्चन नंबर 15 और उसका सोल्यूशन.
हो गया बेटा? सर यस। सर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो है हमारा है वो 4 कैसे आ रहा है? तू बोला ना अभी क्या, 4 कंटेनर तुमने बनाया, 1 2 3 4, यानी 4 ही तो सेपरेशन में गए। ये तो पेयर एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। एक साथ एग्जिस्ट कर रहा, सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, और ये इनएक्टिव इनएक्टिव वाले हो गए ना 4। यस सर। तो वो 4 खाली स्ट्रक्चरल होते हैं। सबने बेटा लिख लिया? अच्छे ढंग से सब लिखिएगा। फ्यूचर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कंपाउंड चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा हो, स्टाइल आइडिया कॉन्सेप्ट सब सेम है, योर आंसर शुड बी करेक्ट, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तुमने कर लिया बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन कहता है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। ये फार्मूला दिया आपको। अगर आइसोमर्स निकालने हैं स्ट्रक्चरल, मतलब इसमें तो साइक्लिक पूछा है, लेकिन अगर कुछ भी निकालना होगा तो सबसे पहली चीज हमने लर्न की थी डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन। याद है? यस सर। बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड का कितना होगा? 1। 1। और वो कहता है साइक्लिक होना चाहिए, यानी आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, केवल साइकिल आपको कंसीडर करनी है। 5 कार्बन एटम्स का साइकिल क्या होता है सब जानते हैं, इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए ड्रॉ करने में। फिर आगे कैसे बनाएं? तो बोला जाता है कि साइकिल एक कार्बन कम कर दो, और जो बच गया कार्बन है उसको ब्रांच दे दो। ये आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम आने वाला, सबका यूपीएससी नेम सेम होगा। फिर क्या करना है, 3 कार्बन एटम का चेन बना देना है, और जो 2 बच गए कार्बन उसको आप इथाइल लगा सकते हो, या फिर मिथाइल लगा सकते हो। ये मैंने यहाँ मिथाइल मिथाइल डाल दिया, या फिर एक ही कार्बन से दोनों मिथाइल कनेक्ट कर दो। इसके अलावा आपकी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है स्ट्रक्चरल में। ये हमारे क्या है, स्ट्रक्चरल। अब सिंस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कि स्टीरियो भी निकालना है, यानी स्टीरियो मतलब इसी में तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब इसके अंदर ही छिपे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या लिखेंगे, नो काइरल और नो ज्योमेट्रिकल। इसमें भी क्या इधर कोई काइरल कार्बन है? कई बच्चों को काइरल लगता है, उनको लगता है यहाँ मिथाइल यहाँ H है, बट एक्चुअली में तुम इधर जाओगे CH2 इधर जाओगे CH2 आइडेंटिकल, इसका मतलब नो काइरल। इज इट क्लियर? यस। यहाँ भी देखो, ये काइरल मान सकते हो, लेकिन आप जाओ पहले इधर CH2 मिला, इधर गए CH2, और आगे बढ़ो CH2, इधर आए CH2, सब एक जैसा। इसका मतलब है कि ये कार्बन काइरल नहीं है, तो मैं लिखूंगा नो काइरल। इसमें देखो
यहाँ पर मान सकते हैं हम लोग इसको कायरल। पहले चेक करते हैं, एक H है एक CH3 है, इधर गए तो CH2, इधर गए तो CH वाला C। फिर इसी तरह ये भी कायरल है, यानी कि यहाँ कायरल है। ठीक, इसमें आओ, इसमें कायरल है क्या कोई? CH3 लग गया तो ये तो नो कायरल है। तो केवल आंसर जो इंक्रीज करेगा नंबर वो होगा दैट इट्स बिकॉज ऑफ ये। किसी को कोई डाउट है बेटा इस चीज में कि इसकी वजह से ही स्टीरियो में नंबर टोटल में बढ़ जाएगा? अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है? इसमें मैं CH3 सेम साइड रख सकता हूँ, बिकॉज अगर आप याद करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, अब इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है बेटा? यस सर। इसका मतलब है कि ये वाला जो फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये मेसो हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का मैं दूसरा फॉर्म ड्रॉ करूं, यहाँ पर CH3, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ CH3, तो यहाँ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये लिख दो, मिरर इमेज। तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगे, ये 1 है और इसके अलावा ये तो काउंट हो गया। आप इसको काउंट नहीं करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना आ गया बेटा? टोटल 7। ये अच्छे से आप इसको भी बना लो, इसका सोल्यूशन लिख लो। सबने कॉपी कर लिया बेटा? ओके, तो ये सब आप अटेम्प्ट करना। मैं आपको और भी कई सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। हम लोग ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। आइसोमेरिज्म, परहैप्स आपका आइसोमेरिज्म अच्छे से हुआ होगा। और जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस भी किए उनका प्रॉपर सोल्यूशन आपको लिखना ही है, और मेरे ख्याल से लिख भी लिया होगा सबने। एक दो चीजें और है, वैसे वो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि कई बार टीचर्स जबरदस्ती जो है इधर उधर से दे देते हैं, तो फिर अगर अपने को पता नहीं होता, उसका आइडिया नहीं होता, तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। एक तो टर्म है जैसे एनोमर्स करके एक टर्म है, ठीक है, और एक एपीमर्स करके आता है। ऑल्दो ये सब बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, बट सिंस ये आइसोमेरिज्म से भी रिलेटेड है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको मैं अभी आइडिया दूंगा। और बाकी सारी चीजें इसकी हम लोग पढ़ेंगे कब? जब चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स। तो उससे पहले एक तो इसमें सबसे पहले तो एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पर आप सबको मालूम होगा।
मैं लिख भी देता हूँ CHO। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, अभी नहीं, जब बायोमोलिक्यूल्स आएगा तब आपको करना ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ये फिशर प्रोजेक्शन आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना, इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब डी क्यों बोलते हैं वो तुमको समझ में आ रहा होगा, वरना नीचे वाले हिस्से से देखकर पता चलता है ना। अब इसकी खास बात है, अगर आप रिकॉल करो, हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म के टाइम पर एक रिंग चेन टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, क्या याद है सब बच्चों को? रिंग चेन टॉटोमेरिज्म पढ़ा था। तो अगर हम वही चीज रिकॉल करके ये वाला ऑक्सीजन का अटैक यहाँ पर करा दें, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मान लो ये एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक, तो ये कोई कायरल कार्बन तो है नहीं, फिर कोई ऑक्सीजन आया और उसने यहाँ अटैक कर दिया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, फिर क्या होगा, इधर वाला भी OH बन जाएगा और ये ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो ये कार्बन कायरल हो गया, विजुलाइज कर पा रहे हो? तो वही चीज इस कार्बन के साथ भी होने वाली है, जो CHO के फॉर्म में यहाँ दिख रहा है ना, ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में जब इसका डायग्राम बनाओगे तो वो कायरल तुम्हें नजर आएगा। तो लेट मी राइट द डायग्राम। ये वही कार्बन है, बाकी जैसा जो लिखा है उसको ऐसे, दो सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और जो फिफ्थ कार्बन था उसका तो ऑक्सीजन आ गया। ऐसा याद रखना, यहाँ कोई कार्बन नहीं, केवल वो कर्व दिया गया है बस। इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अब कोई कार्बन अगर अभी भी कायरल बना तो उसका डेक्स्ट्रो बनेगा कि लेवो? आंसर है दोनों बनेगा। तो हम लोग यहाँ दो फॉर्म्स लिखते हैं, इसको बस पलट देते हैं, बाकी सारा हिस्सा सेम रहता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये कनेक्ट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट एक जैसा बना दो। इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। और ये दोनों आपस में रिलेशन दिया जाता है इनको एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, दे आर एनोमर्स। तो पहले कॉपी कर लो, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनोमर्स। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। सर बोलो। सेकंड डायग्राम में एक्स्ट्रा कार्बन आपने शायद ऐड किया एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो गया। है 1 सेकंड 2 कार्बन। 3, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 है तो सही। 1 2 3 ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ कोई कार्बन नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। यस और सर। इधर 6, सर ऊपर मतलब खाली कोई कार्बन कर्व नहीं है, है ना? कार्बन नहीं है। ओके सर।
गाइस डेफिनेशन लिखिएगा। लिखिएगा। एनोमर्स आर cyclic isomers and they are diastereomers. They are diastereomers. They differ in the configuration. They differ in the configuration at they differ in the configuration at C1 carbon, first carbon in इसको एसिटल कीटल भी बोलते हैं, बट आप उस फॉर्म में मत लिखना। आप इसको सीधे सीधे एल्डोजेस, एल्डोजेस के फॉर्म में लिखिए। अच्छा, एल्डोजेस क्यों बोल रहे हैं, कोई गेस करके बताएगा? एल्डोजेस का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड है, इसलिए एल्डोज बोला। अगर कीटोन होता तो कभी कीटोन फर्स्ट कार्बन पे हो सकता है क्या? आंसर है नो। कीटोन हमेशा किस कार्बन पे होगा? सेकेंड। तो उसको बोलेंगे C2 इन कीटोसिस। ठीक है। गाइस नाउ यू राइट, ये समझ में आ गया कीटोसिस वगैरह। कीटोसिस के लिए C2 और एल्डोसिस जब C1 वाला बात होगा। लिखिएगा एपीमर्स के लिए। लिखिएगा एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। Epimers are diastereomers and they differ. They differ in the configuration. They differ in the configuration at any one stereogenic center. I repeat, they differ in the configuration at any one stereogenic center.
1 2 3 4 5 6, ये डी ग्लूकोज है, सबको मालूम है। नाउ आई एम राइटिंग टू मोर आइसोमर्स ऑफ इट। इसको बोलते हैं डी गैलेक्टोज। गाइस, कोई देखकर बता सकता है क्या कि ये एपीमर्स तो है, लेकिन पहले और दूसरे में किस कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है कायरलिटी का? कोई? एनीबॉडी? पहले सर और थर्ड दूसरे में कार्बन। किस का? ध्यान से देखो, इसको फर्स्ट कार्बन कहते हैं बेटा, गलती से इसको फर्स्ट मत बोल देना। फोर्थ। फोर्थ कार्बन। बदल गया आंसर, देख रहे हैं? सब में यही होना चाहिए, मिस्टेक कर देते हैं हम लोग। हम लोग क्या इमोशनल होते हैं और सीधे देखते हैं अच्छा ये सेंट्रल कार्बन, इसी को वन ले लो। तो इसमें आपको फोर्थ पे डिफरेंस आ रहा था, इसको बोलते हैं C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसा हो सकता है कुछ मैट्रिक्स मैच आ जाए, या सिंगल ऑप्शन करेक्ट भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर बना होगा वो दे सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो नाम आएगा। नाम तो बायोमोलिक्यूल्स के टाइम पर आएगा, अभी तो स्ट्रक्चर देगा वो आपको। बताइए इसके नीचे क्या लिखते हैं, क्या लिख दें इसके नीचे? इसके जैसा ही लिखना है मेरे को, क्या? व्हाट शुड आई राइट हियर? C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? Should I remove this? Should I remove this? Yes, sir. Oh, now कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देता हूँ पहले तो। टोटल सब में आपको यही निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो एक केस ले लेते हैं ये वाला।
बताइए, क्विक आंसर। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी गुड। 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो। अब सही से आंसर देना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जब भी ऐसा आता है ना, जब बहुत सारे रहते हैं तब तो थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा। जैसे ये तीनों मिथाइल है, मैं अगर तीनों मिथाइल ऊपर कर दूं या तीनों मिथाइल नीचे कर दूं इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो वो आइडेंटिकल सिचुएशन होगी कि नहीं होगी? यस होगी, है ना। और दो ऊपर कर दूं, एक नीचे कर दूं, है ना, या एक ऊपर दो नीचे, सब एक जैसा हो जाएगा फिर सिचुएशन। यानी कि यहाँ पर जब तुम निकालोगे तो केवल दो फॉर्म्स आएंगे, जिसमें आप बोलोगे ऑल थ्री अप और फिर 2 अप 1 डाउन। इस तरह से आप 2 निकाल सकते हो। इस वाले में देखो, इस वाले में तो कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कायरलिटी वगैरह भी नहीं है, और सीधे सीधे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। और इसमें सीधे सीधे आपको सिस या ट्रांस दो ही मिल सकता है, तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ पर भी सिस ट्रांस।
सिस एंड ट्रांस, दो आ गया। तो इस सब में फॉर्चुनेटली दो आ गया। सर बोलो बेटा। सर फर्स्ट में 2 अप 1 डाउन ऐसा केस नहीं ले सकते? मतलब 2 डाउन 1 अप। फर्स्ट की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो 2 डाउन 1 अप और 2 अप 1 डाउन सेम ही होगा ना, सब एक जैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमको नया वाला देते हैं, देखो ये कॉपी कर लिया होगा सर, इसको सोचो, इसमें तुम्हें पता चलेगा, इसका आंसर निकालना सही सही। बताइए इसमें कितने पॉसिबिलिटीज ऐसी बन जाती। आंसर आया बेटा इसमें? दिस इज CH3। कोई भी ग्रुप ले लो, ABC डाल दो। इसका करेक्ट आंसर है 4। सोचिए इसको आराम से। वही सब आप ले सकते हैं, इन दोनों को सिस ले लिया, इसको भी आपस में सिस ले लिया, इसको भी आपस में सिस ले लिया, फिर ट्रांस किया, इस तरह से ऊपर नीचे करके आप देखो, आपको डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है।
फटाफट सोचो। सबके आंसर एक साथ लिखे बेटा, 1 का ऐसा आंसर है, 2 का ऐसा आंसर है, लाइक दैट। इसमें आपको सेपरेटली आंसर बताना है बेटा। 3 क्वेश्चन है, 3 के आंसर्स लिखने हैं। देखो बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई ऐसा खास डिफिकल्ट नहीं है ये। कहीं भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, केवल आपको साइड्स काउंट करनी है। ज्योमेट्रिकल वाले 2 साइड्स हो गए, और यही आपका वैल्यू n = 2 हो जाएगा। तो सीधे आपको 2 वाला फॉर्मूला लगा देना, 4 आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। देख पा रहे हो?
अनसिमेट्रिकल वाला ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए। इसमें तीन साइड्स आपको दिख रही हैं, सीधे सीधे 2⁻³ रखा, 8 इज द आंसर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसमें आपको कुछ जो होंगे कॉमन वाले उनको हटाने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जो भी कॉमन वाला होगा उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। इसमें आप देखना 6 आंसर आपको निकलेगा। आप ऐसा कर सकते हो, इसको ई कर लो, इसको ई कर लो, इसको ई कर लो, फिर क्या कर लो, इसको जेड कर लो, जेड कर लो, जेड कर लो, ठीक है ना। फिर इसको ई कर लो, जेड कर लो, ई कर लो, फिर क्या कर लो, जेड कर लो, ई कर लो, जेड कर लो, ऐसे कर लो। और फिर ई जेड 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 इस तरह करके वो कर लिया, ई कर लिया, जेड जेड कर लिया। अब जेड जेड ई इधर से नहीं जाएगा, है ना, जेड ई ई कर लिया। इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से आपको निकल आएगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इधर बड़ा? आप बुकलेट वगैरह अच्छे से फिनिश कर लेना। मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर से हमारा नया चैप्टर चालू होगा, दैट विल बी रिएक्शन मैकेनिज्म। बट आप बुकलेट जब सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे तो हम किसी एक दिन उसका डाउट सेशन रख लेंगे। याद रखना, मैं भी आपको याद दिलाता रहूंगा आपके केमिस्ट्री वाले ग्रुप में कि आपको बुकलेट सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कर रहे हैं, पता चला 4-5 बच्चे ही नहीं सॉल्व किया है, फिर वो लेक्चर वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग कोई ऐसा जब लगभग सब सॉल्व कर लेंगे तो वी विल डिस्कस। वैसे मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद करा दी है, तो मेरे ख्याल से उतने डाउट्स आपके बच्चे भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जब सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, आप भी एक दूसरे को बोलना, ग्रुप में डालना कि भी सॉल्व करना है, इतनी मेहनत हम लोगों ने की है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड में आपने बुकलेट पूरी फिनिश नहीं की तो आपको फिर सारे डाउट्स के फॉर्म में रहेगी चीजें। ठीक है, तो आप जरूर सॉल्व करना सब कुछ। डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। Shall I remove this page? बेटा सबने कॉपी कर लिया, इसको हटा दें। यस सर। एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आपको देते हैं। इसमें भी करना वही है बेटा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालना यही है। और पहला कंपाउंड मैं आपको देता हूँ ये वाला। इसको जितना आप ज्यादा से ज्यादा आंसर सही निकालेंगे उतना आप इसका मतलब ठीक ठाक डायरेक्शन में जा रहे हैं। फटाफट आंसर निकाल, गेट द आंसर क्विकली।
क्या आप स्टार्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन को? थोड़ा टफ क्वेश्चन मैंने दिया है, बट आप कोशिश करोगे, देखोगे तो आपको आ जाएगा आंसर। वेरी गुड वरुण। क्या डाउट लिखा है बेटा तुमने सिद्धार्थ? इंटरचेंज ऑपरेशन, क्या डाउट है इसमें? सर बोलिए। सर वो इंटरचेंज ऑपरेशन में कौन से पोजीशन पे इंटरचेंज कर सकते हैं उसमें डाउट है। कौन से पोजीशन से मतलब नहीं है, कायरल कार्बन देखना होता है। जिस भी कायरल कार्बन की बात करते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, दैट इज वन इंटरचेंज। यहाँ से यहाँ जाते हो, वन इंटरचेंज। यहाँ से यहाँ जा सकते हो, दैट इज वन इंटरचेंज। सर ऊपर से नीचे जा सकते हैं। हाँ, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ऐसा दैट इज वन इंटरचेंज। लेकिन यहाँ अगर ई एफ लिखा है तो तुमको यहाँ भी करना पड़ेगा चेंज। हाँ यस सर, वो हॉरिजॉन्टल चेंज क्यों किया? ठीक है, इवन नंबर इसलिए। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा ना, नहीं तो यस सर। इवन नंबर करना होता है ना। ये यस वन सर। हो गया तो ये वन हो गया। ओके सर। फटाफट सभी आंसर्स दो बेटा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, कई बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड। देखो, अगर आप इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना चाहिए वो ये वाला। अगर आप याद करो तो हम लोगों ने बोला था कि भाई ऐसा दो लगाओ तो ये ऑप्टिकल है। ठीक है, तीन लगाओ तो इस तरह से इसमें क्या आ जाता है, ज्योमेट्रिकल आएगा। ज्योमेट्रिकल आ जाता है। उसी तरह से ये स्पाइरो वाला दो लिया था तो ऑप्टिकल। इफ आई टेक थ्री तो ज्योमेट्रिकल। दिस वाज द स्टाइल, राइट। अब आप इसमें देखो, दो तो डबल बॉन्ड हो गए और एक रिंग हो गया, तो ये ज्योमेट्रिकल को फिट हो सकता है ना। तीन आ गए इसमें, और इसमें एक एच है, एक CH3 है। क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आराम से तुम लिख सकते हो CH3 सेम साइड, CH3 अपोजिट साइड। इसका मतलब यहाँ सिस ट्रांस या फिर EZ आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। इसका मतलब कितने आएंगे इसके आंसर?
क्या समझ में आया बड़ा सबको ये कि क्यों इस सेकेंड कंपाउंड का आंसर 2 है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? या दोबारा बताऊं? ओके, अब इस पे आते हैं। इस वाले को आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल यही सिस्टम है, खाली डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पर एच एच लग गया है। इतना हिस्सा ये 3 वाला है, दो, दो डबल बॉन्ड एक रिंग का, ये 3 वाला हिस्सा दिख रहा है, और एकदम एंड पॉइंट पे आप देखोगे तो ये 2 ग्रुप सेम हो गए। तो अब यहाँ नो ज्योमेट्रिकल, और ऑप्टिकल पहले से ही नहीं थी। तो इसका मतलब है कितना आइसोमर इसमें आएगा? 0। ठीक है, पहले आप इन दोनों के एक्सप्लेनेशन लिख लो, फटाफट लिखिए, मुझे बताइए अगर लिख लिया हो तो। गाइस, अब आप इसमें देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली सिचुएशन है। इस पे देखो, मैं फोर्थ वाला पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें देखोगे तो ये जो है, अब स्ट्रेट देखो कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ एच एच है, तो यानी या इस हिस्से में कोई ऐसा आपको ज्योमेट्रिकल नजर नहीं आ रहा है। ठीक, तो लेकिन अगर आप इतने हिस्से को देखो, आप केवल 2 वाले को, तो 2 अगर लेते तो ये ऑप्टिकल वाला पॉइंट होता है, तो इधर जाएंगे तो आपको ग्रुप देखो अलग मिल रहे हैं। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? इसका मतलब ये मेरे लिए एक साइट हो गया ऑप्टिकल के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल के लिए साइट हो गया। इवन आप ज्योमेट्रिकल के लिए भी बोल सकते हो, अगर पलट कर देखोगे तो ये ग्रुप इसके नजदीक है, पलट दोगे तो उससे दूर हो जाएगा। या मैं केवल आपको इतना बोलूंगी, साइड बस आप काउंट कर लो, दिस इज 1। यहाँ देखो ये कायरल दिख रहा है, दैट इज 1 साइड। यहाँ देखो, दैट इज कायरल अनदर साइड। तो बताइए यहाँ टोटल साइड कितनी हो गई? और सर ये साइड नहीं है, ये तो कायरल नहीं है ना। यहाँ टोटल साइड कितनी हो गई? एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, टोटल साइड 2 हो गई। तो आप यहाँ, और ये अनसिमेट्रिकल है, सीधे फॉर्मूला क्या लगा दोगे? 2 to the power 2, 4 हो गया। अगर वही वाला सीनरी यहाँ पर देखो आप, तो इधर से आपको मिल रहा है, दैट इज 1 साइड, दिस इज कायरल, दिस इज अनदर साइड, दिस इज कायरल अनदर साइड, ये कायरल नहीं है। तो यहाँ पर टोटल साइड्स हो जाएंगी आपकी 3। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे? 2 to the power 3, दैट इज 8। देखिए, डिफिकल्ट भी है बट आपको सेकंड्स में आंसर देता है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली ठीक से जा रहे हैं। इसको कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, यू प्लीज आस्क।
सर हाँ, सर वो फर्स्ट कंपाउंड में हमने वो ऑप्टिकल का साइड क्यों नहीं कंसिडर किया फिर, वो डबल बॉन्ड वाला? इसकी बात कर रहे हो बेटा? यस सर। अगर तुम इस वाले हिस्से को देखोगे ना, अगर तुम इसको ऑप्टिकल मानते हो तो इस वाले की तरफ ए, इधर क्या बी मिल रहा है या वही चीज मिल गई? सेम मिल रहा है, समझ गया सर। इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल वाला भी नहीं होगा। समझ गया, थैंक यू सर। तुमने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। ओ, एक बड़ा सिंपल सा है, और पहले भी डिस्कस किया है, बट फिर भी उसको कंफर्मेशन के लिए कि आपको ये आता है, आई एम जस्ट गिविंग यू द क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस एक जैसे हैं। गेट द आंसर, गेट द आंसर। वेरी गुड। लेकिन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अगर सेम है तब एक साथ लिखना, अदरवाइज आपको अलग अलग लिखना है। लाइक फर्स्ट के लिए ए है, सेकंड के लिए बी है, ऐसा करके आप लिखिए। तीन चार ही बच्चे आंसर्स देते हैं बेटा, बाकी लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कैसे चलेगा काम? वेरी गुड।
वेरी गुड. वेरी गुड. गुड. वेरी गुड. देखो डिस्कस कर लेते हैं इसको अभी. आप देखो सबसे पहली चीज है ये जो कंपाउंड, ये हमने कब पढ़ा था, ये ऑप्टिकल वाली स्टाइल का है, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है. ये हिस्सा आप देखोगे इतना, दिस इज इन वन प्लेन, दिस इज इन वन प्लेन. अगर ये एक प्लेन में है तो एक प्लेन से आप इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो, डिस्टेंसेस तो सेम ही होंगी ना. इसका मतलब ये L1 इक्वल टू L2 वाला केस है. ये रट लेना है तुमको. अगर इस तरह से दो डबल बॉन्ड है और इस तरह से ए लगा हुआ है, तो आप यहाँ प्लेन से जब भी मेजर करोगे डिस्टेंसेस, ये क्या आएंगी, इक्वल आएंगी. जबकि ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल वाला स्टाइल है ना. ये पूरा हिस्सा एक प्लेन में आ गया. इसका मतलब ये एच और ये एच जो सेम साइड पे हैं उनका डिस्टेंस कम होगा और अवे जो है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा. दैट मीन्स L2 ग्रेटर देन L1. ये होगा सेकंड के लिए. इसको आप अच्छे ढंग से लिख लीजिए. हाँ, ये एक स्टैंडर्ड सा जो एग्जांपल्स हैं, और ऐसे एग्जाम में आ जाएंगे तो छोड़ना नहीं अपने को. तो सर सेकंड वाला भी इक्वल होगा ना? सेकंड वाला इक्वल नहीं हो सकता अपना, क्योंकि जब कभी भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे रहते हैं, तो ये सेम साइड बोला जाता है और ये अपोजिट साइड बोला जाता है. तो अपोजिट साइड बोलते ही आप बोलोगे डिस्टेंस बढ़ गई. यस सर. हाँ. डबल बॉन्ड ऑड हो गए तो ठीक है. यस सर. चल एक और क्वेश्चन लास्ट देता हूँ, फिर आप रेस्ट करिएगा. इसको रिमूव कर दे. एक लास्ट क्वेश्चन और करिए, फिर आप रेस्ट करिए. और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू कर देंगे रिएक्शन मैकेनिज्म. कॉपी कर लो ये. और बताओ इसका आंसर क्या होगा. Tell me the answer and then take a rest.
देखिए बहुत आसान है बेटा। देखिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, 2 CH3 कहां से आ गए, इसमें थे ही नहीं CH3। 2H आ गए भाई, दो तीनों H हो गए, जबकि यहाँ तो एक मिथाइल था ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 ही बच गए। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें मिथाइल जो है ये बल्कि इधर भी है और ये मिथाइल भी उधरी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो ये मोस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल का मतलब लीस्ट एनर्जी। ये तो हो ही नहीं सकती, ये फॉर्म ही पॉसिबल है, और इन दोनों में हो सकता है तो ये होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसको भी कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। सर यस बेटा। सर ये क्यों नहीं हो सकता, वो नहीं समझा। ए वाला ना, क्योंकि मिथाइल बल्कि है और पीछे वाले ग्रुप भी बल्कि वाले सब एक साथ आ गए ना। देखो ना, तो मिथाइल और वो स्ट्रेन। सामने आमने सामने ऐसे आ गए, और इसमें दूर हो गए ना, गॉस यस वाली सर, स्टाइल हो गई। ठीक है। समझ गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बुकलेट जरूर फिनिश कर लेना सब लोग, अगेन आई एम सेइंग।